जी गाइस वंस अगेन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल डियर सजे। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपको हॉर्नबिल का पूरा चैप्टर दे चुका हूं गाइस। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो सर यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। जी गाइस, इन टुडेस वीडियो आई एम गोना टॉक विद यू 5 पोएम्स ऑफ हॉर्नबिल बुक। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा हॉर्नबिल बुक का 5 पोएम जो आपके एग्जाम में आने हैं और आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू पांचों का पांचों पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं नहीं मानता। जी गाइस, प्रत्येक पोएम से देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जी गाइस, नंबर फर्स्ट पोएम इज अ फोटोग्राफ। जी गाइस, कितना खूबसूरत पोएम है गाइस, सिली टॉसन के द्वारा लिखा गया, जिसमें सिली टॉसन अपने मां के बारे में बताई है। जी गाइस, तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं इस पोएम से 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, समझ गया। आइए देखते हैं सर। सर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द बिग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रिफर टू। जी हाँ, द बिग गर्ल इन द पोएम फोटोग्राफ रिफर टू, यानी कि जो बड़ी लड़की है ना सर फोटोग्राफ में, वो रिफर टू, वो किसको दर्शाने की कोशिश किया गया, वो किसको बताने की कोशिश किया गया है। जी हाँ सर, तो जो बड़ी लड़की है फोटोग्राफ में उसको बताने की कोशिश किया गया है पोएट्स मदर, यानी कि जो बड़ी लड़की है ना सर फोटोग्राफ में वो कौन है सर, द पोएट्स मदर, यानी कि पोएट की मां है, यानी कि सिली टॉसन की मां है। क्लियर है सर? अरे सर बिल्कुल क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस बोलता है व्हाट वुड द मदर शो, यानी मां क्या दिखाया करती थी टू हर डॉटर, किसको, अपनी बेटी को, व्हाइल शोइंग हर फोटोग्राफ, अपने फोटोग्राफ के दिखाने के दौरान। जी गाइस, लगभग जब सिली टॉसन की मां 35 या 40 वर्षों की थी ना सर, तो कभी कभी सिली टॉसन को अपनी तस्वीर को दिखाया करती थी कि देखो मेरी बेटी किस तरह से, हम जब छोटे थे लगभग 12 वर्ष के थे तब किस तरह से हमारे गार्जियन तैयार किए थे कहां जाने के लिए, बीच पर घूरने जाने के लिए, बीच पर हॉलीडे मनाने जाने के लिए। जी गाइस, तो यहां से क्वेश्चन है वंस अगेन रिपीटिंग व्हाट वुड द मदर शो, यानी मां क्या दिखाया करती थी, मां क्या शो किया करती थी टू हर डॉटर, यानी कि अपने बेटी को सर, व्हाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ, यानी कि जब फोटोग्राफ दिखाया करती थी तो क्या दिखाया करती थी अपनी बेटी को, तो दिखाया करती थी हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस हर फॉर द बीच, यानी कैसे वे लोगों का जो गार्जियन है, वे लोगों का जो माता पिता है, कैसे वे लोगों को ड्रेस किए हैं, कैसे वे लोगों को तैयार किए हैं, कैसे वे लोगों को कपड़ा पहना है, कहां जाने के लिए सर बीच पर जाने के लिए, यानी कि समुद्र के किनारे एंजॉय करने जाने के लिए, घूरने फिरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है व्हेन डिड हर मदर डाई, When did her mother die, यानी कि उनकी मां कब मरी। जी हाँ सर, यदि आपने पोएम पढ़ा होगा तो सिली टॉसन से बताइए कि मेरी मां का मरे हुए लगभग उतना ही साल हो गया जितना साल की मेरी मां इस फोटोग्राफ में दिख रही है, और उस फोटोग्राफ में उनकी मां का उम्र जो था लगभग था 12 ईयर, यानी कि 12 साल। जी गाइस, तो यहां से क्वेश्चन है कि व्हेन डिड हर मदर डाई, उनकी मां कब मरी, तो 12 इयर्स एगो, यानी कि लगभग 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर, यानी कि पोएट का मदर का क्या एज था व्हेन द फोटोग्राफ वर टेकन, तो उस समय पोएट का मां का, यानी कि सिली टॉसन की मां का उम्र कितना था सर, तो मां का उम्र था 12 ईयर ओल्ड, यानी कि उस समय उनकी मां का उम्र था लगभग 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष। क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ मेनी फेज वर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय द पोएट, यानी कि इस पोएम को कितना भाग में डिस्क्राइब किया गया है, कितना भाग में, यानी कि कितना फेज में डिस्क्राइब किया गया है अ फोटोग्राफ पोएम को, तो इस फोटोग्राफ पोएम को गाइस डिस्क्राइब किया गया है 3 फेज में। पहला बचपना के बारे में, सेकंड एडल्ट एज के बारे में, और लास्ट में डिस्क्राइब किया गया है आफ्टर हर डेथ, यानी कि उनकी मां का मृत्यु के बाद का समय को क्या किया गया है, इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। राइट, तो इस पोएम को बेसिकली 3 फेज में डिस्क्राइब किया गया है, तो वही होगा सर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3, यानी कि इस पोएम को 3 अवस्था में बताया गया है, 3 अवस्था में इस पोएम को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट बोलता है व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम, पोएम का जो लास्ट फेज है ना सर, अंतिम जो अवस्था है ना सर, वो क्या है, तो जो अंतिम है सर आफ्टर हर मदर डाइड, आफ्टर हर मदर डाइड, यानी कि उनकी जो मां मर गई थी ना, उस फेज को डिस्क्राइब किया गया है पोएम के अंत भाग में। क्वेश्चन नेक्स्ट विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड अप, यानी कि कौन सा मटेरियल से बना हुआ है वो फोटोग्राफ जो था ना सर, उस फोटोग्राफ का जो फ्रेम है वो कौन सा मटेरियल से बना हुआ था, तो सर बना हुआ था कार्डबोर्ड से। कौन सा मटेरियल सर, कार्डबोर्ड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है हु टोक द फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ को कौन लिया ऑफ हर मदर, उनकी मां का, विथ हर कजन, उनके कजन के साथ, उनके कजन के साथ, यानी कि समुद्र के किनारे जब सिली टॉसन की मां घूरने गई थी अपने कजन सिस्टर के साथ, तो उस समय उनका फोटो कौन लिया था। जी हां सर, आपने पोएम पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा सर कौन लिए थे, सर अंकल जी लिए थे सर, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हर अंकल, हर
अंकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है हु आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द मदर, यानी कि माँ के दोनों साइड में कौन थी, माँ के दोनों साइड में कौन थी, यानी कि सिली टोसन की माँ के दोनों साइड में कौन थी। जी हाँ सर, फर्स्ट वन इज बीटी एंड सेकंड वन इज डॉली, जो कि उनकी कजन सिस्टर थी। तो देखिए ना सर, कजन यानी कि चचेरी बहन थी, बीटी एंड डॉली, बीटी एंड डॉली। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, सर मजा आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज शी फील इन द लास्ट फेज। जी हाँ सर, अंत फेज में उन्होंने कैसा फील किया, अंत फेज में उन्होंने कैसा फील किया, तो अंत में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, पेन होता है, और क्या होता है सर, ग्रीफ होता है, कहने का मतलब शोक होता है। किसको सर, सिली टॉल्सन को। क्लियर है सर। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे फोटोग्राफ से 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट पोयम, दैट इज लेबरनम टॉप। जी हाँ सर, लेबरनम टॉप। देखते हैं सर, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज डिस्क्राइब, यानी कि क्या चीज डिस्क्राइब करने की कोशिश किया गया है, क्या चीज व्याख्या करने की कोशिश किया गया है बाय द वर्ड स्लिक इन द पोयम, यानी कि वर्ड जो स्लिक आया है ना सर पोयम में, इससे क्या चीज बताने की कोशिश किया गया है सर, तो इससे बताने की कोशिश किया गया है लिजार्ड। क्या चीज सर, लिजार्ड, यानी कि छिपकली। जिस तरह से छिपकली एकदम आराम 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 से धीरे धीरे आगे बढ़ती है अपने शिकार को करने के लिए, आपने देखा होगा, उसी तरह से गाइज जो गोल्डफिन पक्षी है आराम आराम से एकदम धीरे धीरे बढ़ रही थी। कहां पर सर, टॉप पर, यानी कि लेबनम टॉप के ऊपरी हिस्सा में एकदम आराम से छिपकली के जैसा जा रही थी, राइट। तो यहां पर सर जो वर्ड स्लिक आया है वो किसके लिए सर, एक लिजार्ड से कंपैरिजन किया गया है। क्लियर है सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब, यानी पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री, द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री, यानी कि लेबनम ट्री के ऊपरी हिस्से को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है इन द पोयम, पोयम है सर, सर कौन सा पोयम सर, द लेबनम टॉप, यानी कि द लेबनम टॉप में जो पोएट है टॉप हिस्से को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि उन्होंने बताया है सर कि लेबनम टॉप का जो ऊपर का जो हिस्सा था सर वो स्टिल था, यानी कि एकदम शांत था, और साइलेंट, यानी कि वहां पर कोई आवाजें पूरी की पूरी एकदम साइलेंट थी, राइट। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ है एकदम डेड के समान है, मरा हुआ के समान है, लेकिन जैसे ही गोल्ड पक्षी उस पर आती है, जैसे ही गोल्डफिन पक्षी उसमें आती है, उसमें ऐसा लगता है कि जान आ जाता है, राइट। जी हाँ सर, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बहुत ज्यादा स्टिल थी और साइलेंट था, यानी कि स्थिर था और पूरा का पूरा वहां पर साइलेंट था, पूरा पूरा वहां पर चुप्पी था सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Which month of the year has been mentioned in the poem, यानी कौन सा महीना को यहाँ पर मेंशन किया गया पोयम में, कौन सा पोयम है सर, द लेबनम टॉप, द लेबनम टॉप। तो यहाँ पर साफ साफ लाइन है सर, सर कौन सा महीना सर, सर सितंबर, यानी कि सितंबर येलो सनलाइट, याद आ रहा ना, बिल्कुल सर, यानी कौन सा महीना, तो सर सितंबर का डिस्क्राइब किया गया है लेबनम टॉप पोयम में सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर, बोलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है सर, बोलता है व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ टू द लिव्स ऑफ द लेबनम ट्री, लिप्स ऑफ द लेबनम ट्री, यानी कि लेबनम ट्री का जो लिप्स थे ना, यानी कि उसके जो पत्ते थे ना, उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ था सर, जी हाँ सर, टर्न येलो, टर्न येलो, यानी कि बहुत सारा लेबनम ट्री का जो पेड़ का जो पत्ता था ना सर, येलो हो गया था, पीला हो गया था, पीलापन में क्या हो गया था, टर्न हो गया था, यानी कि बदल गया था सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे, बोलता है वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, यानी कि गोल्डफिंच बर्ड के जो बच्चे लोग थे ना वो कहाँ थे सर, तो देखते हैं कहाँ थे, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, यानी कि जो ब्रांच था, जो शाखा था, उसका थिकनेस में, यानी कि जो ब्रांच जो घनत्व था उसका, उसी के घनत्व में वो लोग काची थे, उनका घोंसला था, और वहीं पर उसके काची थे, बच्चे थे, किसके सर, सर गोल्डफिंच पक्षी की। थिकनेस का कहने का मतलब है ब्रांच का जो शाखाएं जो घना होता है उसको यहाँ पर थिकनेस कहने की कोशिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे, बोलता है व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोयम, जी हाँ, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड, यानी पक्षी के साथ क्या हुआ इन द एंड ऑफ द पोयम, पोयम के अंत में, पोयम के अंत में, पोयम के अंत में पक्षी के साथ क्या हुआ, क्या हुआ पक्षी के साथ, देखते हैं सर, सी फ्लू अवे, सी फ्लू अवे, वो क्या करती है, पेड़ के लास्ट टहनी पर आती है और वहां से फिर दूर उड़ जाती है, कहां उड़ती है इसे कोई पता नहीं चलता है, क्लियर है सर, बहुत दूर उड़ जाती है, तो क्या होता है लास्ट में, तो सी फ्लू अवे, वह उड़ जाती है। हाउ वाज द ट्री, हाउ वाज द ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्लू अवे, जब पक्षी वहां से उड़ जाती है तो अंत में पेड़ कैसा हो जाता है, जी हाँ सर, देखते हैं कैसा होता है, इट वाज डेथ लाइक अगेन, इट वाज
डेथ लाइक अगेन, दोबारा ऐसा लगता है कि दोबारा ऐसा लगता है पेड़ को देख करके दोबारा जो पेड़ है क्या हो गया, मर गया। जी हाँ, मर गया कहने का मतलब कंपैरिजन किया गया है ना, एक डेड के समान दिखता है पेड़ जब वहां से पक्षी दोबारा उड़ जाती है तब। पहले से भी वो ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन जब गोल्डफिन पक्षी आई थी तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ में इंजन आ गया, एनर्जी आ गया, ताकत आ गया, और फिर से जब गोल्डफिन पक्षी वहां से उड़ जाती है तो दोबारा जो पेड़ का हो जाता है, इट वाज डेथ लाइक अगेन, दोबारा मृत्यु के समान लगने लगता है सर पेड़। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हेन डिड डेथ लाइक ट्री बिकेम अलाइव, कब जो डेथ लाइक जो ट्री है ना वो अलाइव हो जाता है, जीवित हो जाता है, ऐसा लगता है फिर इसमें जान प्राण आ जाता है, कब सर, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, यानी कि जब वहां पर गोल्डफिन पक्षी जब वहां पर आती है पेड़ में तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ है पेड़ में जान आ गया, प्राण आ गया। राइट सर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे, बोलता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, यानी कि गोल्डफिंच बर्ड के जो यंग वंस थे यानी कि बच्चे थे वो कहां थे, तो ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के थिकनेस में थे, ब्रांच के थिकनेस में कहने का मतलब ब्रांच के शाखाएं में वे लोग पक्षी के बच्चे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट रोल डज ट्री प्ले, एंड ट्री कौन सा रोल अदा करता है फॉर द गोल्डफिंच बर्ड, किसके लिए सर, सर गोल्डफिन पक्षी के लिए कौन सा रोल अदा करता है, कौन सर, सर लेबनम टॉप, तो एज अ शेल्टर, एज अ शेल्टर, शेल्टर का मतलब सर निवास घर है ना, एक निवास है उसके लिए, किसके लिए, गोल्डफिन पक्षी के लिए, वहां वो जाकर के रहती है ना, तो लेबनम का जो टॉप का जो हिस्सा है उसको गोल्डफिन पक्षी के लिए उसके एक निवास के जैसा रोल अदा करती है। ठीक है सर, जी हाँ सर, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर ऑफ लेबनम टॉप। पोएम नंबर नेक्स्ट दैट इज फादर टू सन, फादर टू सन, आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलता है व्हाट इज पोएम फादर टू सन अबाउट, व्हाट इज पोएम फादर टू सन अबाउट, यानी कि जो फादर टू सन जो पोएम है ना वो क्या चीज के बारे में है सर, जी हाँ सर, एक चीज के बारे में है, द अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। जी हाँ गाइस, अनसेटलिंग रिलेशनशिप यानी कि जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छा नहीं है, किसके किसके बीच में, फादर के बीच में और बेटे के बीच में, क्लियर है ना, तो इसी चीज को यहाँ पर व्याख्या करता है ये पोयम, कौन सा पोयम, फादर टू सन, क्लियर है सर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फादर टेल हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम रूम फॉर अ ईयर, यानी कि पिताजी कहते हैं कि यद्यपि यानी कि यहाँ तक कि हम लोग सेम रूम में रहते हैं, सेम घर में रहते हैं, फॉर अ ईयर्स, कई वर्षों से कई सालों से हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ही डैश, लेकिन इसके बावजूद भी ही डैश, आगे क्या, ही डजंट अंडरस्टैंड हिम, इसके बावजूद भी ही डजंट अंडरस्टैंड हिम, इसके बावजूद भी उसे समझ नहीं पाते हैं, कौन, पिताजी, पिताजी कई वर्षों से वे लोग एक ही साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी ना बेटा बाप को समझ पाता है ना बाप बेटे को समझ पाता है, क्लियर है सर, जी हाँ सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है गाइस, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक, डज फादर नो अबाउट हिज लाइक एंड डिसलाइक, क्या पिताजी जानते हैं कि उसका बेटा का क्या लाइक है, मतलब क्या वो पसंद करता है, क्या वो नापसंद करता है, क्या उसके पिताजी जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं सर, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज नो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है गाइस, बोलता है अकॉर्डिंग टू पोयम, कौन सा पोयम, फादर टू सन, यानी कि फादर टू सन पोयम के हिसाब से हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, कौन अजनबी के जैसा बातें करता है, जी हाँ सर, आपने पोयम पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा, फादर एंड सन, फादर एंड सन, बाकी का ऑप्शन गलत है, मदर एंड सन, सिस्टर एंड ब्रदर, नन ऑफ द अबव, है ना, इसका कोई जिक्र ही नहीं है ना, फादर एंड सन जो ये जो दोनों लोग हैं अजनबी के जैसा बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग पहली बार उन लोगों का क्या हो रहा है, मुलाकात हो रहा है सर, जी हाँ सर, तो कौन अजनबी की जैसा बातें करता है, फादर एंड सन, फादर एंड सन। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है फाइंड आउट द सिमिली यूज इन द पोएम फादर टू सन, यानी कि कहां पर फादर टू सन में सिमिली एक प्रकार का पोएटिक डिवाइस है ना, तो कहां पर इस पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है सिमिली का, कौन सा पोएम है, फादर टू सन पोएम है सर, तो जहां भी आपको लाइक वर्ड से आपको जुड़ा हुआ कोई अगर सेंटेंस मिल जाए तो वहां पर समझ लीजिए कि वहां पर सिमिली का इस्तेमाल किया गया, तो देखो सर, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, हम लोग ऐसा लगता है कि अजनबी के जैसा क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ गाइस वो हुआ है सिमिली, तो वही क्वेश्चन है फाइंड आउट द सिमिली यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन, यानी कि फादर टू सन पोएम में सिमिली का इस्तेमाल कहां हुआ है, तो इस्तेमाल हुआ है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यानी कि हम लोग अजनबी की जैसा करते हैं, बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाई वाज फादर रेडी टू फॉरगिव हिम, व्हाई वाज फादर रेडी टू फॉरगिव हिम, पिताजी क्यों रेडी हो जाते हैं उसको माफ करने के लिए, उसको क्षमा करने के लिए क्यों रेडी हो जाते हैं, देखते हैं सर, टू लेट गो ऑफ ऑल द सॉरो ही हैड इनसाइड, यानी कि उसके अंदर उनके अंदर जितना भी दुख है जितना भी तकलीफ है ना, वो सारे चीजों को दूर करना चाहते हैं, सारे चीजों को हटा देना चाहते हैं, कौन सर, फादर सर,
क्लियर आंसर। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, दोबारा वैसा रिश्ता बनाऊंगा जो रिश्ता मेरा कैसा था, पहले था। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिगल यूज इन द थर्ड स्टेंजा, यानी कि तीसरे स्टेंजा में एक वर्ड आया है, कौन सा वर्ड सर, प्रोडिगल। इस प्रोडिगल वर्ड का क्या मतलब है, तो सर प्रोडिगल वर्ड का मतलब है स्पेंडिंग मनी फ्रीली, स्पेंडिंग मनी फ्रीली। कहने का मतलब अंधाधुन पैसा इस्तेमाल करना, अंधाधुन पैसा उड़ाना, है ना। पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम जितना खर्चीला थे ना, तुम जितना पैसा उड़ाते थे ना, मैं आपको क्या कर दूंगा, उड़ाने दूंगा, लेकिन पहले के जैसा जैसा तुम रहते थे, जैसे तुम प्यार से आते थे, प्यार से तुम बातें करते थे, प्यार से तुम बैठते थे, उस तरह से वापस तुम क्या कर जाओ, आ जाओ, है ना सर। तो प्रोडिगल का मतलब है स्पेंडिंग मनी फ्रीली, स्पेंडिंग मनी फ्रीली, यानी कि अंधाधुन पैसा उड़ाना, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है 28 नंबर बोलता है इज देयर साइलेंस बिटवीन फादर एंड सन, क्या वहां पर चुप्पी होता है पिताजी और बेटे के बीच में, क्या वहां पर चुप्पी होता है, वहां पर साइलेंट होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना। वे दोनों अजनबी के जैसा बातें करते हैं, एक दूसरे से उतना बात नहीं करते हैं, बहुत कम सम बातें करते हैं सर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज यस, वहां पर वाकई में चुप्पी होता है, साइलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक, क्या पिताजी, शायद क्वेश्चन हो गया सर रिपीट, है ना, क्या पिताजी उसके लाइक और डिसलाइक के बारे में जानते हैं, तो अभी देखे थे सर नो सर, यानी कि नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है डज द फादर वांट हिज सन टू मूव अराउंड हिज ओन वर्ल्ड, क्या पिताजी चाहते हैं कि बेटा अपना ही दुनिया में खोए रहे, मतलब जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है, जैसे वो चाहता है, जैसे वो चलना चाहता है उसी तरह से करे। नहीं सर, ऐसा पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते। अगर ऐसा चाहते तो पिताजी के बीच में वो रिश्ता खराब ही नहीं होता, राइट। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम ले लो अपाची पैशन प्रो, बेटा बोलता है कि नहीं सर हम लेंगे अपाची, है ना, तो वहां पर खटास हो जाता है रिश्ते में। क्लियर, जी हाँ सर। यानी कि क्या पिताजी चाहते हैं कि वो अपना ही दुनिया में क्या रहे, अपना ही दुनिया में रहे, ऐसा चाहते हैं, अरे नहीं सर, यानी कि नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिताजी चाहते हैं कि तुम अपना ही दुनिया में क्या करो, रहो। जी हाँ सर, जी गाइस, तो ये था हमारा फादर टू सन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अब बढ़ते हैं सर आगे, नेक्स्ट पोयम दैट इज कौन सा है सर, जी हाँ सर, चाइल्डहुड, यानी बचपना, माय फेवरेट पोयम, बड़ा खूबसूरत पोयम है सर, है ना। चाइल्डहुड यानी कि बचपना, यानी कि मेरा बचपना कब गया। मार्कस नेटन जो है परेशान हो जाता है मेरे बचपना को खोजते खोजते, लेकिन उनको पता चलता नहीं है। आइए देखते हैं सर। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है व्हाट इज पोयम चाइल्डहुड अबाउट, यानी कि चाइल्डहुड जो पोयम है ना वो क्या चीज के बारे में है, तो है पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि पोएट का खोया हुआ बचपने के बारे में। पोएट तभी तो अपने बचपने को ढूंढते हैं कि मेरा बचपना कहाँ गया, कब गया, कैसे गया, है ना। क्लियर है सर, यानी कि पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि जो पोयम चाइल्डहुड है क्या चीज के बारे में है, तो पोएट का खोया हुआ बचपना के बारे में। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट इज वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, अभी वो अपने बचपने को कहां देखते हैं, अभी वो अपने बचपने को कहां देखते हैं, तो इन एन इन्फेंट फेस, इन एन इन्फेंट फेस, यानी कि उस छोटे से बच्चे में, यानी कि छोटे से चेहरे में, है ना, यानी कि मासूम चेहरे में, जिस तरह से बच्चा जब जन्म लेता है छोटा सा प्यारा चेहरा होता है, पोएट को लगता है कि शायद मेरा जो बचपना है उसी चेहरे में क्या हो गया, तब्दील हो गया, राइट। तभी वो बचपने को देखते हैं इन एन इन्फेंट फेस, यानी कि मासूम सा चेहरा, बच्चा जो जन्म लेता है जो चेहरा होता है सर मासूम चेहरा होता है, उसी चेहरे में उनका क्या होता है, बचपना छिप जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट डिड पोएट रियलाइज, यानी कि पोएट ने क्या चीज एहसास किया अबाउट हिज माइंड, क्या चीज के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जब उन्होंने अपने बचपने को क्या कर दिया, खो दिया, तब उन्होंने अपने माइंड के बारे में उनको क्या एहसास हुआ, तो बोलता है सर दैट ही कैन यूज इट इन विच एवर वे ही वांट, उनको एहसास होता है कि उसको क्या कर सकते, अपने दिमाग को यूज कर सकते हैं विच एवर वे ही वांट, जिस भी तरीके से, मतलब जैसे भी अपने दिमाग को यूज करना चाहे उस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, दिमाग को यूज कर सकते हैं। इस चीज का उनको एहसास हुआ कब सर, जब उनका बचपना चला गया तब। क्लियर है सर, जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्या बोलता है सर, नेक्स्ट बोलता है व्हाई आर एडल्ट नॉट व्हाट दे सीम टू बी, जी हाँ, व्हाई आर एडल्ट नॉट व्हाट दे सीम टू बी, यानी कि एडल्ट जैसे दिखते हैं, जैसे प्रतीत होते हैं, वैसे होते नहीं है सर, ऐसा क्यों होता है, व्हाई, क्यों, तो क्यों ऐसा वो लेखक बोलते हैं, तो देखते हैं सर। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, वो बातें करते हैं प्यार का, उपदेश देते हैं प्यार का, बट डू नॉट एक्ट सो, लेकिन वो खुद ऐसा एक्ट नहीं करते। वो हम लोगों को समझाते हैं, जो एडल्ट हो, जो बड़े लोग होते हैं, बोलते हैं कि बेटा मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, और उन्हीं को देखिएगा रात में अपने बहन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, रात में अपने माँ के साथ लड़ाई कर रहे हैं, रात में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, है ना। जी हाँ सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, यानी कि जो वे लोग प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार का उपदेश देते हैं, लेकिन खुद वे लोग ऐसा करते नहीं है, ऐसा मानते नहीं है, है ना। इसीलिए बोलता है कि वे लोग जैसे दिखते हैं एडल्ट लोग वैसे होते नहीं है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बोलता है व्हाट डिड पोएट फाइंड, यानी कि पोएट ने क्या चीज फाइंड किया, फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, यानी कि नर्क और स्वर्ग के बारे में पोएट ने क्या चीज फाइंड आउट किया, तो उन्होंने पाया कि दे वर इमेजिनरी प्लेस, दे वर
इमेजिनरी प्लेस, यानी कि जो जगह है ना सर, काल्पनिक जगह है सर। ऐसा दुनिया में कहीं पर ऐसा जगह नहीं है कि हाँ वहां पर नर्क है, यहाँ पर स्वर्ग है। लोग सिर्फ कहते हैं कि कर्म अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और कर्म खराब करोगे तो नर्क मिलेगा, लेकिन कोई आज तक बताया नहीं है कि कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है। राइट, जी हाँ सर। इस बात को उनको एहसास होता है कि जो ये जो स्वर्ग और ये जो नरक है ना, एक अच्छी है, एक काल्पनिक जगह है। क्या चाहिए सर? एक काल्पनिक जगह है। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है गाइस, आफ्टर व्हाट इज, जी हाँ, आफ्टर व्हाट इज मतलब कौन से एज के बाद, ठीक है, पोएट रियलाइज, पोएट को एहसास होता है दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपने को क्या कर दिया है, खो दिया है। कब सर? तो सर एहसास होता है उनको 11 वर्ष की अवस्था के बाद, 11 वर्ष की अवस्था के बाद। वो बोले पोएम में, क्या मेरा बचपना उस समय चल गया, व्हेन आई सीज्ड टू बी 11, जब मैं 11 वर्ष की अवस्था को क्या कर गया, पार कर गया। राइट, तो राइट ऑप्शन होगा सर 11। क्या होगा सर? 11, सॉरी सर, यहाँ हो गया सर 12, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा गाइस, जब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 11। यानी कि 11 वर्ष की अवस्था को जब वो पार करते हैं तब उनको एहसास हो जाता है, क्या हो जाता है सर, कि ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है, व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक। जी हाँ, यानी पोएट को क्या नहीं मिलता है ज्योग्राफी की किताबों में, ज्योग्राफी के बुक में। तो क्या नहीं मिलता है सर? तो उनको मिलता नहीं है हेल एंड हेवन, यानी कि नर्क और स्वर्ग, नर्क और स्वर्ग ज्योग्राफी की किताब में उनको मिलता नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है सर, व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन, यानी कि हिडन का अपोजिट वर्ड क्या है, यानी कि हिडन का उल्टा वर्ड क्या है? हिडन यानी कि छुप जाना, है ना? तो छुप जाने का उल्टा क्या होगा सर? यानी कि एक्सपोज। क्या होगा गाइस? एक्सपोज। क्लियर है? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नेक्स्ट इज बोलता है, अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के हिसाब से एडल्ट आर मतलब पोएट के हिसाब से जो एडल्ट होते हैं कैसे होते हैं? तो होते हैं सर हाइपोक्रिटिस। हाइपोक्रिटिस कहने का मतलब है गाइस छल कपट, है ना? बहुत ज्यादा छल कपट करते हैं, बहुत ज्यादा कपटी होते हैं, है ना? कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, सुनाएंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और। राइट, इस तरह का वो एडल्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट के हिसाब से। राइट, यानी कि एडल्ट बहुत ज्यादा छल कपट करते हैं, बहुत ज्यादा छल कपटी करते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। बोलता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड, यानी कि जो वर्ड जो सीज आया था पोएम में सर, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कम टू एन एंड, यानी कि अंत तक आ जाना। कहने का मतलब जो उन्होंने बोला था कि मैं 11 वर्ष की अवस्था को क्या कर गया, पार कर गया, यानी कि 11 वर्ष की अवस्था को पार कर गया, यानी कि अंत तक उसके पहुंच गया। क्लियर है सर? जी हाँ सर, यानी कि कम टू एन एंड। क्लियर है सर? यानी कि सीज्ड वर्ड का मतलब है कम टू एन एंड। आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट पोएम दैट इज द वॉइस ऑफ रैन। इससे भी आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन, जबकि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखते हैं सर क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है, द पोएम द वॉइस ऑफ रैन इज कन्वर्सेशन बिटवीन, यानी कि जो वॉइस ऑफ रैन जो है ना, वो एक कन्वर्सेशन, वो एक वार्तालाप है। किसके बीच में? मेरे बीच में। अरे नहीं रे चुट्टा, किसके बीच में सर? बारिश के बीच में और पोएट के बीच में, यानी कि राइट ऑप्शन होगा पोएट एंड रैन, है ना? कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, किसके बीच में पर बातचीत हुआ है? तो बारिश के बीच में और पोएट के बीच में वहां काची हुआ है सर? बातचीत हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, फ्रॉम वेयर डज सॉन्ग ओरिजिनेटेड, यानी कि जो गाना है ना, वो कहां से ओरिजिनेट होता है, कहां से उत्पत्ति होता है, कहां से निकलता है? तो फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, यानी कि सिंगर के हृदय से वो गाना क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, आता है, बाहर निकलता है और लोगों को एंटरटेन करता है। क्लियर ना सर? चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है, द वॉइस ऑफ रैन का देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है, फ्रॉम विच टू प्लेस, यानी कौन से दो जगह डज द रैन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जी हाँ, यानी कौन सा दो जगह से जो पानी है वो वाटर वेपर, यानी कि भाप बन के ऊपर उठता है सर? तो जो जगह है गाइस, लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि जमीन पर कहीं तालाब, कहीं नदी, कहीं सागर, कहीं महासागर, है ना? जमीन पर से, और बॉटमलेस सी, और समुद्र से, यानी कि ऐसा समुद्र जिसका लगता है कि तल ही नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है ना? तो वहां से वो क्या होता है, जो पानी है वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है। क्लियर है सर? जी हाँ सर। तो राइट ऑप्शन इज लैंड एंड द बॉटमलेस सी। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोलता है, What does the rain reply, यानी कि बारिश ने क्या रिप्लाई दिया टू द पोएट, किसको? पोएट क्वेश्चन को, यानी कि पोएट का जो क्वेश्चन था कौन था? हु आर यू, कि तुम कौन हो? तो उसका उन्होंने क्या जवाब देता है? तो बारिश बोलता है, सी इज पोएम ऑफ द अर्थ, बोलती है बारिश कि मैं धरती की कविता हूं। जिस तरह से गाना आता है, लोगों को एंटरटेन करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आती हूँ धरती पर और लोगों को क्या करती हूँ? एंटरटेन करती हूँ। राइट, लोग मेरे को देख करके क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आनंद आ जाता है लोगों को। राइट, जी हाँ सर। तो मैं धरती की कविता हूं, वो पोएम क्या करता है? वो बारिश क्या करता है? जवाब देता है पोएट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, बोलता है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ रैन पोएम में
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, इसमें से किसको यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि पर्सन के जैसा ट्रीट किया गया है, एक इंसान के जैसा माना गया है। तो किसको सर? सर रैन को। रैन को। कोई बारिश से बात कर सकता है क्या? आप बात की हो क्या कभी बारिश से? नहीं सर, बारिश से बात नहीं की जा सकता है, लेकिन फिर भी पोएट ने क्या किया था? बारिश से बात किया था, यानी बारिश को एक इंसान के जैसा उन्होंने क्या कर दिया? बारिश को मान लिया, राइट। तो किसको यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है? तो किसको किया गया है? सर रैन को किया गया है, बारिश को किया गया। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे बोलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हु आर दो। जी हां सर, पहले हु आर यू को लिखा जाता था हु आर दो, तो इसी का आपसे वर्ड मीनिंग पूछा है कि हु आर दो का क्या मीनिंग है? तो सर इसका मीनिंग है हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। क्लियर है सर? जी हां सर, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोलता है गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है व्हाट डज रेक्ट और अनरेक्ट मींस, यानी कि रेक्ट और अनरेक्ट का क्या मतलब है? तो रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब है केयर फॉर, यानी कि आप उसका केयर करो, उसका ध्यान रखो, या फिर ध्यान दो, और या नॉट केयर फॉर, या फिर उसका ध्यान मत दो, है ना। बारिश बताता है कि मैं एक क्या चीज हूं? एक रेक्ट और अनरेक्ट के जैसा हूं, है ना, यानी कि आप मेरे को ध्यान दो, आप मेरे से इंटरटेनमेंट हो, है ना। जिस तरह से किसी भी सिंगर के हृदय से गाना निकलता है तो लोगों को इंटरटेन करता है। अब भले आप वहां से इंटरटेन नहीं हो रहे वो अलग बात है, लेकिन फिर से वो जो गाना है फिर से कहां हो जाएगा? सिंगर के हृदय में समा जाएगा। ठीक उसी प्रकार बारिश धरती पर आती है, लोगों को इंटरटेन करती है, लोगों को खुशियां कर देती है, लेकिन आप उससे खुशियां लेना चाहें या ना लेना चाहें, फिर से बारिश चल जाएगा अपना जगह पर जहां से वो क्या हुआ था? आया था। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। तो रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब है केयर फॉर और नॉट केयर फॉर, यानी कि आप उसका ध्यान दो या फिर आप उसका ध्यान मत दो। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है व्हाई डज रैन डिसेंड टू द अर्थ। डिसेंड का मतलब है नीचे उतरना, यानी कि जो रैन है, जो बारिश है, क्यों नीचे उतरती है? तो टू वॉश द ड्राउट, यानी कि सूखापन को क्या करती है? वो धोती है, वॉश करती है, एंड प्रोवाइड वाटर, और हम लोगों को क्या करती है? पानी देती है। बिना पानी के हम लोग का जीवन कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हो, है ना। वो लोगों को क्या करती है? आ करके ड्राउट को, सूखापन को क्या करती है? दूर करती है, एंड प्रोवाइड वाटर, और हम लोगों को क्या करती है? पानी देती है। कौन सर? सर बारिश। मजा आ रहा है? अरे सर बिल्कुल मजा आ रहा है सर। 10 चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है व्हाट डज द वर्ड डिसेंट मीन, यानी कि डिसेंट का मतलब क्या है? डिसेंट का मतलब क्या है? तो डिसेंट का मतलब है गाइस कम डाउन, यानी कि नीचे आना। पोएम में वर्ड आया था गाइस कि व्हेन आई डिसेंड टू द अर्थ, मैं धरती पर जब क्या आती हूँ? नीचे आती हूँ, मैं सूखापन को दूर करती हूँ, मैं सूक्ष्मपन को धोती हूँ, मैं डस्ट का जो लेयर है उसको साफ करती हूँ, है ना, और लोगों को इंटरटेनमेंट करती हूँ, यानी खुशियां देती हूँ। तो गाइस डिसेंट का मतलब है कम डाउन, यानी कि नीचे आना। क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर लास्ट बोलता है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रैन विथ, यानी कि जो पोएट है ना, वो बारिश को क्या चीज से कंपैरिजन किए हैं? क्या चीज से तुलना किए हैं? तो सर आपने पोएम पढ़ा होगा द वॉइस ऑफ रैन, आपको बिल्कुल पता होगा, उससे कंपैरिजन किए हैं एक गाने से। देखिए सर, ऑप्शन होगा सॉन्ग, यानी कि गाना। जी गाइस, ये था हमारे पोएम से पूरा का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जबकि एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक ही वीडियो में आपको 5 पोएम खत्म किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताना मत भूलिएगा। और गाइज, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो सर लाइक कर दीजिएगा। सर मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।